India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत। ईडी ने कहा सबूत और पूछताछ के लिए हिरासत चाहिए। जैन ने कहा हम कर रहे हैं जांच एजेंसी को सहयोग। निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने किया रद्द। कहा अधिकारियों के भी होते हैं संवैधानिक अधिकार। अनिल देशमुख की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा। बीमारी का हवाला देकर जल्द सुनवाई करने की रखी थी दलील। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला जज ने वादी महिलाओं की सर्वे रिपोर्ट लेने से किया इंकार। तस्वीरों के लीक होने की सीबीआई जांच की मांग की थी। अब 4 जुलाई को सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत ने ईडी की कस्टडी में 9 जून तक के लिए भेज दिया है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दलील के दौरान ईडी की तरफ से सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हवाला के जरिए रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील हरिहरन ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। हम इस मामले में लगातार जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जैन की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। तुषार मेहता ने कहा कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ हमारे पास उसकी डाटा एंट्री है, जिससे पता चलता है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया और दिल्ली से कलकत्ता बेस्ड सेल कंपनी को भेजा गया। कोर्ट ने मेहता से पूछा 14 दिन की कस्टडी क्यों चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2015 से 2017 के बीच सीबीआई और आईटी द्वारा 4.81 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी चाहिए। हवाला के जरिए रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है। मेहता ने कहा कि जो चेक मिले हैं वो किन लोगों के पैसे हैं, क्या उन पैसों का इस्तेमाल भी हवाला में तो नहीं हुआ है, ये जानकारी भी चाहिए। मेहता ने कहा कि 8 कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं, वो जैन से जुड़ी हुई हैं। जिन कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका सोर्स भी पता नहीं है। साथ ही इस मामले की जांच में जो अहम सबूत मिले हैं उनका सत्येंद्र जैन से आमने सामने पूछताछ भी करना है। इसके अलावा मेहता ने कहा कि इस मामले में सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी की तरफ से मेहता की बहस पूरी होने के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ वकील हरिहरन ने पक्ष रखना शुरू किया। वकील हरिहरन ने कहा कि ये मामला 2017 से चल रहा है। इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। इस मामले में लगातार जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई भी आय का कोई स्रोत नहीं बता पाए। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसे मैंने दिए थे। जांच एजेंसी ने घर की 2 बार तलाशी ले चुका है। बैंक खाते भी जब्त कर दिए गए हैं। सह आरोपी के बैंक लॉकर में सब कुछ मिला है। उनका इससे कोई संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने सोमवार को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, उम्मीद और विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर तेजी से सुनवाई करेगा। देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने बीमारी का हवाला देकर जल्द सुनवाई करने की दलील रखी थी। अनिल देशमुख जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है। इस आवेदन में ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत अर्जी को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपनी जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अर्जी दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई कर निपटारा करेगा। देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देशमुख 73 साल के बीमार बुजुर्ग हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, लिहाजा उनकी जमानत अर्जी पर जल्द और संवेदना व सहानुभूति पूर्वक विचार कर निपटारा किया जाए। अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 25 मार्च को उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर हाई कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई करने को कहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले दिनों हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप है और इस मामले में सीबीआई ने 6 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पहले देशमुख जेरी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। जज ने कहा था कि याचिका दूसरी पीठ के सामने रखी जाए। देशमुख ने मुंबई सीबीआई अदालत और विशेष अदालत के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत पारित 2 आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें अदालतों ने सीबीआई को उनकी हिरासत देने का आदेश दिया था। देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी हिरासत की मांग वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी। देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत कार्रवाई की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने उनके और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अभी सीबीआई की जांच चल ही रही थी कि ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला जज ने वादी महिलाओं की सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में वादी में से एक राखी सिंह ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे वीडियो और तस्वीरों के लीक होने की सीबीआई जांच की मांग करते हुए वाराणसी जिला अदालत का रुख किया था। गौरतलब हो कि कल जिला अदालत ने 5 हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं में से 4 को सर्वे फुटेज की सीलबंद प्रतियां इस शर्त पर दी थी कि वो सीडी में प्राप्त सामग्री को सार्वजनिक नहीं करेंगे। वादी राखी सिंह ने आरोप लगाया कि चारों वादी को सर्वे फुटेज वितरित करने के तुरंत बाद ये लीक हो गया और वीडियो कल विभिन्न समाचार चैनलों पर वायरल हो गया। इस पृष्ठभूमि में सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कोर्ट का 30 मई का आदेश एक चेतावनी के साथ आया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल विवाद के पक्षकारों द्वारा केवल आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाएगा और अदालत की अनुमति के बिना वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बाद में पक्षकारों को केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की प्रतियां प्रदान की जाएंगी और पक्षों को एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी कि न्यायालय की अनुमति के बिना इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा।
यह आदेश 5 हिंदू महिला उपासकों वादी द्वारा आयोग की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की प्रतियां मांगने के लिए एक आवेदन पर आया था। हालांकि मस्जिद कमेटी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था। गौरतलब हो कि वादी को कल वीडियो सीडी सौंपी गई है, क्योंकि उन्होंने ये अंडरटेकिंग दिया था कि वो उसे अदालत की अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं करेंगे। वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के मामले में दायर याचिका पर लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को आगे वक्त देने से इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि ज्ञान व्यापी के बाद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को हिंदू महासभा ने लक्ष्मण टीला होने का दावा किया था। सोमवार को सत्र अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद एडीजी कल्पना ने शेष बहस के लिए मंगलवार सुबह का समय नियत किया, जिस पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। दरअसल साल 2013 में निचली अदालत में दाखिल इस वाद में मस्जिद को हटाकर इसका कब्जा हिंदुओं को देने की मांग की गई है। कहा गया है कि ये पूरा परिसर शेष नागेश टीलेश्वर महादेव का स्थान है, लिहाजा इस पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए और उनके दर्शन में बाधा डालने वालों पर रोक लगाई जाए। एप्लीकेशन ये लगाई थी कि चूंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है सिविल कोर्ट से कंसीडर करने का राइट नहीं है, बार है। उससे जो है ये कहा गया कि जो मंदिर या मजार है वो सम पोर्शन ऑफ दी लक्ष्मण टीला है, इंटायर लक्ष्मण टीला के उसमें नहीं है। इसलिए जो है वो जो है इनकी जो एप्लीकेशन है वो जो है वो मान्य नहीं है। कोर्ट ने हमारे ऑब्जेक्शन को माना और इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दी। उन्होंने टाइम देने की कोशिश की, कोर्ट ने मना कर दिया। दोनों पक्षों की बहस जो है पूर्ण हो गई है। निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत पर रिहाई बरकरार रखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील नामंजूर कर दी। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के भी अधिकार होते हैं। गुरजिंदर पाल सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विरोध में डाली गई राज्य सरकार की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी को संविधान के तहत मिले उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दरअसल आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को 12 मई 2022 को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पूरी तरह से अनुचित कवायद है। जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की स्थिति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक सामान्य नागरिक की तरह अधिकारी के भी हक होते हैं। संविधान के तहत एक सामान्य नागरिक और हाई रैंक ऑफिसर दोनों के हक सामने होते हैं, इसलिए इसे उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारी के खिलाफ अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तें भी लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं दिखती, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि गुरजिंदर सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रैंक के एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी हैं और सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने में शामिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसकी अनदेखी की है। गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बीजेपी शासन के दौरान वो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में आईजी के रूप में तैनात रहे थे। यहीं पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपों के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निदेशक के पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह पर अवैध संपत्ति और राजद्रोह का केस चल रहा है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापे मारते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया था। उनके ठिकानों में मारे गए छापे के दौरान कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा है। इस सिलसिले में उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं असम में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका दाखिल कर गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा वित्त पोषित मदरसों पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। अपील एक मोहम्मद इमाद उद्दीन बरमुया द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी गलत है कि मदरसे सरकारी स्कूल हैं और संविधान के अनुच्छेद 28 से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। अधिनियम ने 2 कानूनों को निरस्त कर दिया था, असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा, जिसमें कर्मचारियों की सेवाओं का प्रांतीयकरण और मदरसा शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्गठन अधिनियम 2018। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकारी संस्थाओं में बदलना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26, 29 और 30 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। हालांकि उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को कहा था कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित अल्पसंख्यक संस्थान है। एक ऐसा दावा है जिसका कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए राज्य के मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्थापित या संचालित नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में कहा गया कि असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995, जिसे 2020 अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था, केवल वेतन का भुगतान करने के लिए राज्य के उपक्रम तक ही सीमित है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। उसने हाई कोर्ट से मांग की है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, ऐसे में उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और पंजाब पुलिस को उसे ना सौंपा जाए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिश्नोई ने कहा कि उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। यदि उसे पंजाब में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो प्रतिद्वंदी गिरोह उसकी हत्या कर सकता है। ऐसे में उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए। यदि वारंट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। याचिका में बिश्नोई ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा उसके फर्जी एनकाउंटर की भी आशंका है। बिश्नोई ने पहले एनआईए कोर्ट में अपने फर्जी एनकाउंटर की आशंका को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को नहीं दी जाए। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। दूसरे राज्य की पुलिस को उसकी फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं है। पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, संपत नेहरा आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में मकोका के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, जो 1 साल से चल रहा है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मलयालम अभिनेता निर्माता विजय बाबू को एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एक बलात्कार के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बेजू कुरियन थॉमस ने कहा, बाबू जो दुबई में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से हैं, वो भारत वापस आने और आत्मसमर्पण करने के इच्छुक थे, लेकिन हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की आशंका जताई। बाबू को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि शुक्रवार 2 जून को मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती। आज की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति थॉमस ने न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी, जिन्होंने पहले मामले की सुनवाई की थी, उनके विचार से सहमति व्यक्त की है कि बेहतर होगा कि उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया जाए ताकि वो भारत वापस आ सकें। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रेसियस कुराकोस के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने उसी के विरोध करना जारी रखा, जिसमें दावा किया गया था कि बाबू फरार है और इसलिए अदालत से किसी भी राहत के हकदार नहीं है। अंतरिम या अन्यथा न्यायाधीश ने बाढ़ में आरोपी व्यक्तियों के कानून से फरार होने और अन्य देशों में शरण लेने के मामलों से निपटने के अपने अनुभव के बारे में बताया।
अदालत बाबू द्वारा एडवोकेट एस राजीव के माध्यम से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ शिकायत उन्हें ब्लैकमेल करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं थी। ये दावा करते हुए सबूत दिखाते हैं कि कोई गैर सहमति संबंध नहीं था। बाबू ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.